हेलो एवरीवन। आज का अपना चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, क्लास 8। इस वीडियो में हम आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसके साथ इसके साथ ही हम पढ़ेंगे एनिमल्स में, स्पेशली जो लोअर एनिमल्स हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ह्यूमंस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। साथ में जो अपने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, और विविपेरस, ओविपेरस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और मेटामॉर्फोसिस के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स को, और अपनी स्पीसीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। इट मीन्स रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स एंड कंटिन्यू देयर स्पीसीज। ये जो रिप्रोडक्शन है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आखिर क्यों एनिमल्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो एनिमल्स अपने सर्वाइवल को एंश्योर करने के लिए और स्पीसीज़ के अंदर वेरिएशंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं। अब ये रिप्रोडक्शन करके अपनी स्पीसीज़ को सर्वाइव तो कर लेते हैं, साथ के साथ वेरिएशन जब इनमें स्टोर होती जाती है तो आगे से आगे कुछ ना कुछ वेरिएशन हर एक स्पीसीज़ में, हर एक जनरेशन में आएगी, और न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम देखते हैं कि आखिर ये रिप्रोडक्शन है तो इसके टाइप्स क्या क्या हैं। तो इसके टाइप्स टू टाइप्स हैं, एक तो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सिंगल पेरेंट के द्वारा। इसमें किसी भी टाइप के गैमेट्स का फ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो ऑफ स्प्रिंग बनता है वो ऑफ स्प्रिंग बिल्कुल सेम अपने पेरेंट के जैसा बनता है। सेकंड जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है सेकंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें बच्चों टू पेरेंट्स की नीड होती है, और इन टू पेरेंट्स में एक मेल और फीमेल, दोनों पेरेंट्स के गैमेट्स जो हैं उनमें फ्यूज़न होता है, और फ्यूज़न होने के बाद में जाइगोट, जाइगोट के बाद में फीटस, एम्ब्रियो, ये सभी आगे के स्टेप्स हैं। और आप देखोगे कि जो न्यू जनरेशन आएगी, नेक्स्ट जनरेशन, उसमें कुछ कैरेक्टर्स तो मेल के हो जाएंगे और कुछ कैरेक्टर्स फीमेल के हो जाते हैं। तो जो ऑफ स्प्रिंग होता है वो थोड़ा बहुत जेनेटिकली अपने पेरेंट्स से वेरिएशन लिए हुए रहता है, और मैक्सिमम जो कैरेक्टर्स हैं वो अपने पेरेंट्स के उसके अंदर शो होते हैं। अब हम इसमें देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो फर्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा अपन ने ऊपर देखा कि सिंगल पेरेंट है वो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, और वो जो ऑफ स्प्रिंग बनेगी वो गैमेट्स की फ्यूजन के बिना बनेगी। इसलिए जो गैमेट्स होगा, जो न्यू ऑफ स्प्रिंग होगा वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल कॉपी होगा। कैरेक्टर्स सेम वही होंगे जो उसके पेरेंट्स के अंदर हैं। अब हम देखते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस किस प्रकार के होते हैं, उनके मोड्स क्या क्या हैं। तो हम कुछ अपने 8th क्लास के स्टैंडर्ड के अनुसार तो सिर्फ दो दिया हुआ है, एक तो बाइनरी फ्यूजन दिया हुआ है और एक दिया हुआ है बडिंग। तो हम इन दोनों के बारे में, तो बडिंग और बाइनरी फ्यूजन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, और बाकी के एक दो एग्जांपल्स हम केवल अपनी नॉलेज के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले है बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी, जिसके इसके नाम से पता चल रहा है फिजन हो रहा है, मतलब टुकड़े हो रहे हैं, और वो भी बाइनरी यानी कि दो टुकड़े हो रहे हैं। इट मीन्स जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म अपने टू पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है। क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है टू पार्ट में,
और वो जो दोनों टू पार्ट्स हैं वो आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग्स बन जाते हैं। इट मीन्स एक ही पेरेंट के है जो दो भागों में डिवाइड हो जाएगा और दोनों ही जो उसके पार्ट्स हैं वो न्यू ऑफ स्प्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि इस टाइप का एक बाइनरी फिजन टाइप का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस में पाया जाता है? अमीबा में। अब अमीबा में जब हम इसका एक फिगर देखेंगे आगे, उसमें बताएंगे कि अमीबा में किस तरीके से इसमें फिजन होता है। अमीबा अंडरगोइंग बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन इज द प्रोसेस। जो अमीबा में जो बाइनरी फिजन होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें अमीबा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली करता है और अपने जैसे टू फॉर्म, अपने जैसे टू आइडेंटिकल या जेनेटिकली सेम टू सेम ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। और ये जो बाइनरी फिजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशली जो वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। जो बाइनरी फिजन है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। बाइनरी फिजन में क्या क्या स्टेप्स हैं, किस तरीके से बाइनरी फिजन कंप्लीट होता है, तो हम देखेंगे कि जो बाइनरी फिजन है, बाइनरी फिजन के अंदर सबसे पहले अमीबा जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म मैच्योर होने लग जाता है और एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बन जाता है जिसके न्यूक्लियस के जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म बन जाता है। जैसे कि ये अपने पास एक मैच्योर अमीबा है। अब इसमें सेकंड जो स्टेप है वो है एलोंगेट्स। इट मीन्स जो इसका जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस क्या होने लग जाता है? एलोंगेट होने लग जाता है और इसके अंदर माइटोसिस, इट मीन्स जो न्यूक्लियस है वो दो पार्ट में डिवाइड होना शुरू कर देता है और दो छोटे न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है और साइटोप्लाज्म भी इन दोनों न्यूक्लियाई के पास में डेंस होना शुरू कर देता है, जैसे कि इसके अंदर दिख रहा है अपने पास। अब थर्ड है, थर्ड स्टेप में क्या होता है कि दो न्यूक्लियाई अलग अलग हो गए, उनके पास में साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो गया। अब ये जो न्यूक्लियर इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन्स बीच में से कंस्ट्रिक्ट होना शुरू कर देगी और एक क्लीवेज बना लेती है, एक छोटी फेरो एक नाल बना लेती है, गुहा बना लेती है, जो बाद में यहाँ से कट होके टूट करके न्यू सेपरेट इंडिविजुअल बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों? नेक्स्ट स्टेप में जो सेल मेम्ब्रेन है वो फुली पिंच ऑफ हो जाती है, टूट के अलग हो जाती है, जिसके कारण टू डॉटर अमीबा बन जाते हैं। और हर एक अमीबा जो अमीबा बना उसके अंदर आपने देखा कि पहले जो न्यूक्लियाई टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो ये दोनों डॉटर अमीबा में एक न्यूक्लियाई इसके अंदर हो जाता है और उसका खुद का साइटोप्लाज्म इसके चारों ओर जो डेंस हुआ था, इकट्ठा हुआ था, वो इसके चारों ओर आ जाता है और उसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन बन जाती है। तो इस तरीके से एक अमीबा से दो नए अमीबा बन जाते हैं जिन्हें हम जो जेनेटिकली पेरेंट अमीबा के कॉपी होते हैं। तो ये बाइनरी फिजन था अमीबा के अंदर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है बाइनरी फिजन जो हमने देखा। आखिर इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाइनरी फिजन के क्या की पॉइंट्स हैं, क्या क्या टर्म्स हैं, तो हम देखेंगे कि इस टाइप के रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, साथ में ये जेनेटिकली पेरेंट के जैसे ही होते हैं। तो हम ऐसा कहें कि बाइनरी फिजन है, इस बाइनरी फिजन में जो डॉटर अमीबा है वो अपने पेरेंट अमीबा के जैसा ही होता है। सेकंड जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकंड टाइप है वो है बडिंग। बडिंग भी जैसे अब आप बडिंग है, इसमें क्या होता है कि एक आउटग्रोथ निकलना शुरू हो जाती है पेरेंट की बॉडी पे, जो बाद में डेवलप होके डिटेच होके नए इंडिविजुअल को बना लेती है, जैसे कि हाइड्रा में। अब हाइड्रा में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो
प्रोसेस है वो प्रोसेस कौन सी है? बडिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है बच्चों कि ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक छोटी बड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हो जाती है, जिसको अपन स्मॉल आउटग्रोथ होना शुरू हो जाती है, जो बाद में ग्रोथ करके बड़ा होके और इंडिविजुअल इससे डिटेच हो जाएगा, सेपरेट होके एक नया हाइड्रा बना लेते हैं। तो इस बडिंग के जो क्या क्या स्टेप्स हैं हाइड्रा के अंदर, तो हम देखते हैं सबसे पहले पेरेंट हाइड्रा। जो पेरेंट हाइड्रा है एक सिंपल हाइड्रा होता है, कहाँ है? वाटर के अंदर। तो ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी ट्यूबुलर यानी कि नली की जैसी संरचनाएं होती है, जिसके ऊपर डेंड्रिल्स जैसे स्ट्रक्चर्स निकले रहते हैं। इट हैज़ ए सेंट्रल डाइजेस्टिव कैविटी एंड टेंटेकल्स सराउंडिंग इट्स माउथ। तो इसके अंदर एक डाइजेस्टिव कैविटी होती है और इसके चारों ओर, माउथ के चारों ओर क्या रहते हैं? टेंटेकल्स पाए जाते हैं। अब ये तो है मैच्योर हाइड्रा की बात, जो पेरेंट हाइड्रा है। उसके बाद में क्या होता है? इस पेरेंट हाइड्रा के कहीं पर भी पूरी बॉडी में कहीं पर भी स्मॉल बम्प या बड स्टार्ट्स होने लग जाते हैं, आउटग्रोथ होना शुरू हो जाती है। और ये जो आउटग्रोथ है ये जेनेटिकली ये पेरेंट्स के ऊपर उगना शुरू होएगी और ये बाद में डेवलप करना शुरू कर देती है, डेवलप करना शुरू करेगी। और इसके ऊपर जैसे माउथ है, माउथ के जैसे टेंटेकल्स है ना, तो इसके ऊपर भी टेंटेकल्स आना शुरू हो जाते हैं। अब बर्ड फिर थर्ड स्टेप क्या होगी? बर्ड ग्रो करेगी। जो बर्ड कंटिन्यूसली ग्रो करती है और डेवलप हो जाती है, डेवलप होने के बाद में एक स्मॉलर वर्जन ऑफ पेरेंट हो जाती है। जैसा पेरेंट है वैसा का वैसा इसमें दिखना शुरू कर देती है। और जब ये फुली फंक्शनल हो जाती है, इसके खुद के टेंटेकल्स काम करना शुरू कर देते हैं। टेंटेकल्स स्पेशली जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको पकड़ने के काम में आते हैं और इसकी डाइजेस्टिव कैविटी काम करना शुरू कर देती है। लेकिन अभी तक भी क्या होते हैं, ये पेरेंट की बॉडी के अटैच्ड रहते हैं। अब जो लास्ट प्रोसेस है इसके बडिंग की, उस लास्ट प्रोसेस में क्या होता है? जब टोटली ये डेवलप हो जाती है, बड टोटल डेवलप हो जाएगी, डेवलप होने के बाद में, मैच्योर होने के बाद में ये अपने आप इंडिपेंडेंटली सरवाइव करने के कैपेबल हो जाती है। कैपेबल होने के बाद में ये जो आउटग्रोथ है, ये आउटग्रोथ डिटेच हो जाएगी। डिटेच होके यानी कि टूट के अलग हो जाती है और अलग होने के बाद में ये अपना नया इंडिविजुअल हाइड्रा बना लेती है। तो इस तरीके से जो न्यू बना हुआ इंडिविजुअल हाइड्रा है वो भी सेम किसके जैसा हुआ? पेरेंट हाइड्रा के जैसे। तो हम इसको अगर स्टेप वाइज देखना चाहें तो स्टेप वाइज ये है, पेरेंट हाइड्रा में बड फॉर्मेशन होगा। बड फॉर्मेशन के बाद में बड ग्रो करेगी और बड ग्रो करने के बाद में लास्ट स्टेप आती है बड डिटेच होना। अब बड डिटेच होने के बाद में ये वापस मैच्योर होगा। मैच्योर होने के बाद में पेरेंट हाइड्रा से बड फॉर्मेशन। तो ये प्रोसेस आगे से आगे चलती रहती है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बड है वो जेनेटिकली क्या होती है? आइडेंटिकल, पेरेंट के आइडेंटिकल होती है, जैसा कि अपन ने पहले ही देखा था। रीजनरेशन, ए बड डेवलप्स इनटू ए फुली फंक्शनल ऑर्गेनिज्म एबल टू परफॉर्म ऑल लाइफ फंक्शंस लाइक द पेरेंट्स। तो ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो न्यू बड बनी वो फुली फंक्शनल बनती है ऑर्गेनिज्म के, और वो खुद पूरी अपनी लाइफ की प्रोसेस है वो कंप्लीट करने के लिए एबल होती है। और ये जो प्रोसेस है ये क्या होती है? फास्ट रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि इसके अंदर रैपिडली पॉपुलेशन ग्रो हो जाती है जो कि एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल है। जो थर्ड टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन। इस फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि एक पेरेंट ब्रेक डाउन होता है मेनी पीसेज में, बहुत सारे पीसेज के अंदर ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होने के बाद में क्या बन जाता है? उसका
न्यू पेरेंट बन जाता है। इसके अलावा एक और है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म है, जैसे फंगाई लाइक ऑर्गेनिज्म है, उनमें स्पोर्स बनते हैं, और ये स्पोर्स जब उसके फेवरेबल, जिसमें ये ग्रो कर सकता है, फेवरेबल कंडीशन आ जाती है, तो ये स्पोर्स न्यू फंजाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थे जो अपने यहाँ देखे। अब बच्चों, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, आखिर इसकी क्या एडवांटेज है? क्यों भाई सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों नहीं करते? और सभी, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़रूरी है, तो सभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों नहीं करते? और अगर नहीं ज़रूरी है तो सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों नहीं करते? तो इसके लिए हम देखेंगे कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके क्या क्या एडवांटेज है, उसके क्या क्या लाभ हैं। तो देखो, ये क्या होता है, एक फास्टर प्रोसेस है। क्यों? अगर हम देखें एनिमल्स में, जो मल्टी सेलुलर और वेल डेवलप्ड एनिमल है, तो उसमें रिप्रोडक्शन के लिए पहले तो रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद में उस एज पे जाने के बाद में ही उसमें रिप्रोडक्शन होता है। तो ये प्रोसेस थोड़ी सी स्लो होती है, लेकिन एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो क्या होती है, फास्टर होती है। साथ के साथ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें 2 पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट ही रिक्वायर होता है, जिससे कि रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाए। अब ये तो हो गई इसके एडवांटेज, लेकिन एडवांटेज के साथ साथ कुछ ना कुछ तो कमी होती होगी। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसकी कुछ कमी है। वो कमी क्या है कि इसमें कोई भी जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं आती है। इट मीन्स जैसे पेरेंट हैं वैसे ही हमें क्या मिलेंगे, उसकी न्यू जनरेशन मिलेगी। इट मीन्स उनमें कोई भी कैरेक्टिकली, या अपन देखें कोई भी किसी भी तरीके की उसमें नया वेरिएशन नहीं आएगा। तो न्यू स्पीशीज़ के फॉर्मेशन में, या मान लो जेनेटिकली कोई डिजीज़ है या कोई डिसेबिलिटी है, तो वो भी उसके अंदर आगे चली जाएगी। अब सेकंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेकंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि अपन ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा था, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसमें क्या होता है, मेल और फीमेल जो गैमेट्स हैं उनका फ्यूजन होता है। तो बच्चों, मेल गैमेट अभी अपन आगे पढ़ेंगे। मेल गैमेट जो है वो उसको बोलते हैं स्पर्म, और जो फीमेल गैमेट है उसको हम बोलते हैं एग या ओवा। तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ें उससे पहले कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि पूरे चैप्टर में ये टर्म्स बार बार घूम घूम के आएंगे, और अगर हमें इन टर्म्स के बारे में पता नहीं होगा तो हम उसको कैसे समझ पाएंगे। इसलिए हमने कुछ की टर्मिनोलॉजी जो इसमें बार बार यूज़ आएगी उसको अपन ने यहाँ ली है। तो सबसे पहले तो जैसे आपने यहाँ देखा 2-3 बार ये वर्ड आ गया गैमेट्स। आखिर गैमेट्स क्या होते हैं? तो गैमेट्स हैं जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं मेल और फीमेल की। मेल और फीमेल दोनों की रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है। तो अभी बताया आपको, मेल की रिप्रोडक्टिव सेल्स तो कौन सी होती है, स्पर्म, और फीमेल की रिप्रोडक्टिव सेल्स कौन सी होती है, एग या ओवा। फिर बच्चों इनके फ्यूज़न, यहाँ आया था एक वर्ड फ्यूज़न। इट मीन्स स्पर्म और एग का फ्यूज़न होने के बाद क्या, तो स्पर्म और एग का जो फ्यूज़न होगा उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अभी हम फर्टिलाइजेशन के बारे में डिटेल में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद में जो एग बनता है वो, या फर्टिलाइजेशन के बाद की जो सेल बनती है, फर्टिलाइज्ड सेल, उसको बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट फर्दर डेवलपमेंट होता है, डेवलप होके किस में बनता है, एम्ब्रियो में।
तो बच्चों अब हम आगे देखेंगे कि इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशली 2 गैमेट्स की नीड होती है। वो नीड होती है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की। तो हम पहले देखेंगे इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। जो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स हैं, तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन, तो मेल गैमेट जो कहलाता है स्पर्म और इसका फॉर्मेशन होता है टेस्टिस में। फीमेल गैमेट कहलाती है एग और इसका फॉर्मेशन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवेरी में। अभी हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, इनके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बारे में आगे पढ़ना है, लेकिन हमें इसके टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। तो मेनली 2 टाइप के फर्टिलाइजेशन होता है, एक तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल तो कौन सा होता है, जिसमें मेल और फीमेल जो गैमेट्स है उनका फ्यूज़न फीमेल बॉडी में होता है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो होता है जिसमें फ्यूज़न गैमेट्स का फ्यूज़न आउटसाइड फीमेल बॉडी होता है। ये वाटर में भी हो सकता है और कहीं भी, लेकिन फीमेल की बॉडी से बाहर, जैसे कि फ्रॉग्स के अंदर। फिर उसके बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद में डेवलपमेंट होता है जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के बाद में जो सेल बनती है उसको जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस, और फीटस के बाद में बच्चे को जन्म, और जन्म के बाद में वो क्या कहलाता है, ऑफस्प्रिंग्स। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अपन ने यहाँ 2 प्रकार के फर्टिलाइजेशन देखे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल ह्यूमन बॉडी में हो गया, तो जितने भी मैमल्स हैं उन सब के अंदर फर्टिलाइजेशन कौन सा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एम्फीबियन जो एनिमल्स हैं जैसे फ्रॉग है, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब हम, ये तो थे नॉर्मल जो पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आने वाले टर्म्स हैं, उनके बारे में अपन ने देखा। अब हम देखेंगे ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ह्यूमन के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो सबसे पहले हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। तो ये आपके सामने एक फिगर ऐड किया है, ये फिगर है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। तो स्पेशली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर तीन या चार भी अपन ले लेते हैं, लेकिन 3 जो मेनली पार्ट आपके 8th क्लास में दिए हुए हैं। पहला है टेस्टिस, दूसरा है स्पर्म डक्ट, और तीसरा है पेनिस। बाकी की जो ग्लैंड्स भी आती हैं वो चौथा पार्ट के अंदर अपन हायर क्लासेस के अंदर उसको ऐड करते हैं। सबसे पहले है टेस्टिस। जो टेस्टिस हैं ह्यूमंस के अंदर 2 होते हैं, जो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर रहते हैं, और इनका काम क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन का। मेल गैमेट स्पर्म फॉर्मेशन का काम होता है, और साथ के साथ एक हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं। उस हार्मोन को बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। यहाँ से टेस्टिस से स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। फिर ये स्पर्म वाया एक डक्ट होती है जिसको अपन बोलते हैं स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट के वाया पेनिस की यूरिथ्रा से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो सेकंड पार्ट है स्पर्म डक्ट और थर्ड पार्ट है पेनिस। जो पेनिस क्या करता है, ट्रांसफर स्पर्म करता है फीमेल की बॉडी के अंदर। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके अंदर अपन देखेंगे तो स्पेशली ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, रिप्रोडक्शन ऑफ स्पर्म के लिए। जो स्पर्म है फिर उसको ट्रांसफ़र किया जाता है फीमेल बॉडी के अंदर, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। तो देखो जो हम देखते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो टेस्टिस, अभी आपको बताया कि टेस्टिस क्या होते हैं, 2 होते हैं। पेयर होता है ओवल शेप्ड, एक पेयर होता है ऑर्गेनिज्म जो कि सेक्टोरम आउटसाइड द जो बॉडी है सेक्टोरम में वहाँ पे रहते हैं, और इनका काम क्या है,
स्पर्म फॉर्मेशन का, और मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन फॉर्मेशन का। सेकंड है स्पर्म डक्ट, जिसको अपन वॉइस डिफरेंस भी बोलते हैं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो टेस्टिस से कनेक्ट होती है, और टेस्टिस का कनेक्शन करती है कहाँ पे, यूरिथ्रा में, और इसका काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म टेस्टिस टू यूरिथ्रा। थर्ड है पेनिस, जो एक एक्सटर्नल ऑर्गन होता है जिसके अंदर क्या रहती है, यूरिथ्रा रहती है, और इस पेनिस का काम क्या है, स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ट्रांसफ़र करना। और सेकंड काम है यूरिनेशन का काम, जैसे अपन पेशाब करते हैं ना, यूरिनेशन, उसका काम भी किसके द्वारा होता है, पेनिस के द्वारा। इसके की फंक्शंस अपन देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड मेल हार्मोन्स और ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी ऑफ स्पर्म फॉर फर्टिलाइजेशन। तो मेन काम क्या है, स्पर्म का फॉर्मेशन और हार्मोन्स का फॉर्मेशन, और साथ में स्पर्म का फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। अब ह्यूमन बीइंग के सेकंड है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बच्चों अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखते हैं। जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव के बारे में सिस्टम के बारे में देखा, अब अपन देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो वो ही इसमें भी इसके भी पार्ट्स हैं। ओवेरी, जैसे वहाँ टेस्टिस स्पर्म फॉर्मेशन करता था, यहाँ ओवेरी एग फॉर्मेशन कर रही है, साथ में हार्मोन्स रिलीज करती है। फिर ये जो ओवम जो प्रोड्यूस हुआ है, वो ओवम फर्टिलाइजेशन के लिए ओवेरी से निकल के जिस रास्ते से जाता है, तो वो एक नली लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे अपन बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। और बच्चों जो स्पर्म फीमेल बॉडी में आया और ओवम में फीमेल बॉडी से रिलीज हो रहा है ओवेरी से, तो इनका फ्यूज़न जिस जगह में होता है, तो वो साइट कहलाती है फेलोपियन ट्यूब्स। नेक्स्ट पार्ट है यूटेरस। ये एक यहीं पे एम्ब्रियो जाके क्या होता है, अटैच होता है, या जाइगोट फर्दर डेवलप होता है एम्ब्रियो, और 13 to 32 के आसपास सेल्स के बन के फिर अटैच होता है यूट्रस के अंदर। और नेक्स्ट पार्ट है वेजाइना। जो वेजाइना का मेन पार्ट काम क्या है, स्पर्म को मेल स्पर्म्स को रिसीव करना। तो बच्चों ये अपने सामने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फिगर है। ये वेजाइना, ओवेरी, ओविडक्ट और ये यूट्रस। यहाँ से ओवा रिलीज होता है, और इस साइड से या फिर दोनों में से पर मंथ किसी भी एक ओवेरी से ओवा रिलीज होता है, और इस फेलोपियन ट्यूब के द्वारा आना शुरू करता है। और जब स्पर्म्स इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर आएंगे, और यहीं पे आके कहीं पर भी एक जगह पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बनेगा, फर्दर आके यूट्रस में अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से 4 पार्ट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ एग्स के लिए, जो इन एग्स को क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट्स। और इसी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, और यहीं पे क्या होता है, फीटस का डेवलपमेंट होता है। और प्रेगनेंसी यहीं पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर ही होगी। पूरी जो फैसिलिटीज़ हैं चाइल्ड बर्थ तक, अपने एम्ब्रियो को जितनी भी, भले ही वो रेस्पिरेशन हो, जितनी भी लाइफ प्रोसेस की जो एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी कहाँ होती है, फीमेल बॉडी के अंदर। तो इसमें क्या क्या होता है, स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस देखें ओवरी के, तो इसमें एक पेयर एलमंड मतलब बादाम शेप के ऑर्गन्स होते हैं। ओवेरी ये रहा, जो यूट्रस के दोनों साइड के अंदर लोकेटेड रहती है। इससे क्या होता है, ओवा प्रोड्यूस होता है। ये देखो, ये ओवा का फिगर दिया हुआ है,
एक ओवल शेप्ड, ओवा ओवा तो आप जानते ही हो, एग की शेप है जिसमें एक न्यूक्लियस रहता है। और जो ये ओवेरी है, ये ओवेरी का काम क्या है, फीमेल हार्मोन्स को रिलीज करना, जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स हैं। सेकेंड पार्ट है फेलोपियन ट्यूब, जिसको अपन ओविडक्ट भी बोलते हैं। ये टू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, क्योंकि देखो ओवेरी दो हैं दोनों साइड में, तो इसके स्ट्रक्चर ट्यूबलाइट, इसके ट्यूब्स भी कितनी होगी, टू होगी। तो दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो यूट्रस के ऊपर आके मिलती है। इनका काम क्या होता है, एग्स को ट्रांसपोर्ट करना, और एग्स को कहाँ पे लाना, यूट्रस के अंदर। और जो फेलोपियन ट्यूब है ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। तो आप ये जो टर्म आई है या ये जो वर्ड है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो कौन सी है, फेलोपियन ट्यूब। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन अपने एमसीक्यूज में आ सकता है। यूट्रस एक पियर शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है जो लोअर एब्डोमेन के अंदर रहता है। और इस ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, हाउस एंड नरिशमेंट। ये जो क्या करता है, घर है, किसका घर है, जो एम्ब्रियो है जो डेवलप हो रहा है वो इसी में तो आके रहता है। और जहाँ हम रहते हैं वो अपनी जगह क्या होती है, घर होती है। तो ऐसे जहाँ एम्ब्रियो रहेगा वो एम्ब्रियो का घर होगा, और यहीं पे इसको क्या मिलता है, नरिशमेंट मिलता है, और उस फीटस को डेवलपमेंट के लिए सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पार्ट है वेजाइना, एक मस्कुलर कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो सर्विक्स के आउटसाइड में आके जुड़ती है। इसका मेन काम क्या होता है, स्पर्म रिसीव करने का। क्या काम होता है वेजाइना का, स्पर्म रिसीव करने का। और ये पासेज, एक पैसेज का मतलब एक रास्ता निर्माण करती है बेबी के लिए, ताकि वो जब चाइल्ड बर्थ हो तब इस वेजाइना से या इस पैसेज से बाहर आ सके। साथ के साथ में जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है उसको लीव करने के लिए, बॉडी से लीव करने के लिए भी पैसेज का पैसेज बनाती है, मतलब रास्ता इधर से ही है। की फंक्शंस ऑफ द फीमेल, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें एग्स रिलीज होते हैं, फर्टिलाइजेशन यहीं पे होता है, और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी यहीं पे होता है, नरिशमेंट और प्रोडक्शन भी यहीं होता है। साथ में ये चाइल्ड को फैसिलिटी, बर्थ करने के लिए भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अब बच्चों ये तो दोनों पार्ट्स थे, दोनों टाइप्स के ऑर्गन्स हो गए, मेल और फीमेल। अब हम देखते हैं इसके बाद में आगे की प्रोसेस, वो है फर्टिलाइजेशन। मेल के द्वारा जो मेल गैमेट है वो फीमेल बॉडी में रिलीज कर दिया गया है। रिलीज करने के बाद में जो मेल गैमेट स्पर्म है वो कहाँ जाता है, ओविडक्ट के अंदर, और वहाँ जाके फ्यूज हो जाता है ओवा से। तो ये जो फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट है वो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। हमने स्टार्टिंग में देखा था टू टाइप्स थे इसके फर्टिलाइजेशन के, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या थे, जो बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और किस में होता है, जो हायर एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, उनके अंदर, जिसको अपन बोलते हैं ह्यूमन, जैसे कैट्स हैं, इनके अंदर। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, आउटसाइड द बॉडी होती है। और इस टाइम जैसे यहाँ पे तो आप देखोगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन में तो एक एग रिलीज होता है, लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में गैमेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि फिश और फ्रॉग। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद में डेवलपमेंट होता है क्या, एम्ब्रियो का। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट से पहले, जो फर्टिलाइजेशन के बाद में जो सेल बनती है वो होती है जाइगोट। जाइगोट फिर बाद में डेवलप होगा और बनाएगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो फर्दर डेवलप होता है और क्या बनाता है, फीटस। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर मेल गैमेट sperm and female gamete egg fuses and form a zygote। तो यह भी, सॉरी ये रिवाइज हो गया, ये
फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट इतना सा रिवाइज हो गया, कोई नहीं। एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन 2 टाइप्स के होता है। अब देखें अपन फर्टिलाइजेशन की स्टेज क्या है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है बच्चों, स्पर्म रिलीज कर दिया जाता है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा, और वो एग से आके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मिलता है। कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब, या फेलोपियन ट्यूब जिसको अपन ओविडक्ट बोलते हैं, वहाँ पे। वहाँ आने के बाद में जब फ्यूज़न होगा, तो फ्यूज़न होने के बाद में स्पर्म सक्सेसफुली पेनेट्रेट एग से जुड़ जाता है, और उसकी मेल और फीमेल दोनों की जो गैमेट्स हैं उनके न्यूक्लियस आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, और एक सिंगल सेल जाइगोट निर्माण करती है। जो जाइगोट है, इस जाइगोट की के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। अब देखो यहाँ सेल के अंदर इस जाइगोट में 2 न्यूक्लियस हैं, मेल का और फीमेल का। इट मीन्स जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी दोनों का ही इसके अंदर होगा। अब फर्दर अपन देखते हैं, जाइगोट डिवाइड होता है, और जाइगोट डिवाइड होने के बाद में बार बार डिवाइड होकर एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है जिसको अपन बोलते हैं एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो फर्दर डेवलप होगा और इम्प्लांट कर लेता है अपने आप को यूट्रस के अंदर, और वहाँ पे आके ग्रो करना शुरू कर देता है। और जो सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट होती है और टिश्यूज़ बनाती है, टिश्यूज़ के बाद में ऑर्गन्स बनाती है। आफ्टर 8 वीक ऑफ डेवलपमेंट, लगभग 2 महीने के डेवलपमेंट के बाद में एम्ब्रियो किस में बदलता है, फीटस के अंदर। और फीटस है फिर बाद में एक फुल बेबी के रूप में जन्म देता है। जैसा कि सभी एनिमल्स हैं उनके अंदर, उनके जो बेबी बॉर्न होते हैं तो वो एम्ब्रियो से डेवलप होकर फीटस बन के ही होते हैं। अब देखो टाइप ऑफ एग्स या बर्थ देने के हिसाब से देखें तो 2 प्रकार के एनिमल्स होते हैं। एक एनिमल तो कौन सा होता है, विविपेरस, और एक होता है ओविपेरस। विविपेरस वो एनिमल्स होते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे कि ह्यूमंस, डॉग्स, कैट्स और दूसरे एनिमल्स। और ओविपेरस वो होते हैं जो अंडे देते हैं, जैसे कि बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं। इसके साथ में अपन देखें तो ये तो पार्ट हो गया अपना किसका, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, और उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया। अब आपने देखा होगा बारिश के दिनों में पॉन्ड के अंदर बहुत सारे मेंढक हो जाते हैं। अब वो मेंढक जब मैच्योर होते हैं उससे पहले आपने देखा होगा ऐसे फिश लाइक स्ट्रक्चर उसके अंदर यूँ तैरती रहती है, और थोड़े दिनों के बाद में आप देखोगे कि वो स्ट्रक्चर तो गायब हो जाती है फिश की जैसी, और वहाँ पे कौन हो जाता है, मेंढक हो जाते हैं। तो क्या पहले फिश थी वो मेंढक में कन्वर्ट हो गई, क्या है आखिर उसका कारण? तो उसमें क्या होता है, एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है कि जो लार्वा है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है किसमें, एडल्ट में। अब हम देखेंगे कि फ्रॉग के अंदर ये वाले जो प्रोसेस है मेटामॉर्फोसिस की वो पाई जाती है, और उसमें उसकी लाइफ साइकिल इन 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है। पहला एग रिलीज होता है, एग फर्टिलाइज होने के बाद में क्या बनते हैं, टेडपोल। फिर टेडपोल फर्दर डेवलप होंगे और बनेगा एडल्ट। हम एक फ्रॉग की लाइफ साइकिल को देखें। फ्रॉग लाइफ साइकिल, द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फोसिस। जो लाइफ साइकिल है फ्रॉग की वो एक मेटामॉर्फोसिस का एग्जाम्पल है, वेयर एन एनिमल अंडरगोज डिस्टिंक्ट चेंज इन बॉडी स्ट्रक्चर एज इट डेवलप्स फ्रॉम एन एग टू एन एडल्ट। यानी कि जहाँ पे एक जो स्ट्रक्चर है एनिमल की बॉडी की वो विभिन्न प्रकार के चेंजेस उनके अंदर आते जाते हैं, जब वो एग से कहाँ डेवलप होती है, एडल्ट में। यानी कि एग से एडल्ट बनेगी तब तक
उनकी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के चेंजेस आते रहते हैं। जैसे अब आप यहाँ देखोगे फ्रॉग के जो लाइफ साइकिल है उसमें देखोगे, जैसे पहले फ्रॉग एडल्ट फ्रॉग है, एग रिलीज करेंगे वाटर के अंदर, फर्टिलाइज होगा तो टेडपोल बनेगा। लेकिन ये जो अर्ली स्टेज ऑफ टेडपोल है, अब इसमें आप देखोगे, यहाँ देखो आप, एक फिश की जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। फिर इसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा, चेंजेस आने के बाद में इसमें जो लेग्स हैं वो आना शुरू करती है और फिर फर्दर ये कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट फ्रॉग के अंदर। तो जो लाइफ साइकिल है उसकी स्टेज देखते हैं। सबसे पहले है एग। फीमेल फ्रॉग लेज 100 और थाउजेंड्स ऑफ एग्स इन वाटर। आपने बच्चों कभी कहीं तालाब में गए हुए हो या फिर कहीं पे किसी झील के किनारे बारिश के दिनों में देखा होगा कि जब हम पानी में हाथ देते हैं या फिर कुछ खेल रहे होते हैं पानी के साथ, तो एक जाल सा अपने हाथ में आके फंस जाता है और आप उसको देखोगे तो वाइट कलर का जाल है और वो भी बिल्कुल म्यूकस के जैसा। तो उससे हम गौर से देखें तो उसमें क्या होता है, वो सभी क्या क्या है जो ऐसे जाल का जैसे जेली जैसा स्ट्रक्चर, वो फ्रॉग के एग्स होते हैं। तो जो फीमेल है वो पानी के अंदर हंड्रेड्स थाउजेंड्स नंबर में एग रिलीज करती है और ये क्लस्टर के अंदर, मतलब एक क्लस्टर में एक जगह ही सारे के सारे एग्स जेली लाइक स्ट्रक्चर से बने होते हैं। तो अब बताओ, पानी में एग छोड़े गए हैं तो फिर मेल के द्वारा उनका फर्टिलाइजेशन भी किस में ही होगा, पानी में ही होगा। अब एग भी बाहर है बॉडी के, फीमेल बॉडी के, और स्पर्म भी फीमेल बॉडी में गया ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, आउट ऑफ बॉडी हो रहा है। इसलिए ये जो फर्टिलाइजेशन है वो कौन सा फर्टिलाइजेशन होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। अब फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा, एग है टूटेगा, उसमें से सेवरल लार्वाज हैं वो बाहर निकलेंगे और उन लार्वा को क्या बोलते हैं, टेडपोल। तो आपके क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्वा ऑफ फ्रॉग। तो इसका आंसर होगा टेडपोल। क्या आंसर होगा इसका, टेडपोल। अब ये टेडपोल्स हैं, उनके अंदर ब्रीथ करने के लिए क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। इसमें तैरने के लिए टेल भी होती है और ये किसका फीड करते हैं, पानी में प्रेजेंट एल्गेज को। तो बच्चों, टेल होना, गिल्स होना, ये तो किसका एग्जाम्पल है, फिशेस का। अब टेडपोल धीरे डेवलप होगा धीरे धीरे और यंग फ्रॉग में बनेगा। तो ओवर टाइम टेडपोल ग्रोव्स लेग्स, हिंड लेग्स फर्स्ट देन फ्रंट लेग्स। तो जब धीरे धीरे टेडपोल ग्रो करेगा तो उसमें पहले तो हिंड लेग्स यानी कि पीछे की जो पैर हैं वो पहले डेवलप होंगे और उसके बाद में फ्रंट लेग्स डेवलप होती है। फॉर अब आप जानते हो फ्रॉग तो एम्फीबियन है, यानी कि पानी के बाहर भी रहता है। तो पानी के बाहर रहता है तो उसको रेस्पिरेशन के लिए लंग्स भी चाहिए। तो इसमें अब लंग्स का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है और जो गिल्स हैं, गिल्स इसमें डिसअपियर हो जाते हैं। साथ के साथ इसके जो पीछे जो टेल थी वो भी छोटी होती जाती है और बिल्कुल छोटी होने के बाद में डिसअपियर हो जाती है। अब एडल्ट जो फ्रॉग है, एडल्ट फ्रॉग में क्या होता है, जो टेडपोल था, टेडपोल से यंग फ्रॉग बना, यंग फ्रॉग के बाद में एडल्ट फ्रॉग। जो इसमें जब ये एडल्ट होता है तो ये खुद ज़मीन में और पानी में दोनों में रहने के लिए कैपेबल हो जाता है। एडल्ट फ्रॉग कार्निवोरस होते हैं एंड ईट इंसेक्ट्स एंड रिप्रोड्यूस साइकिल बिगन अगेन। अब आपने ऊपर देखा टेडपोल क्या खाते हैं, एल्गी। एल्गी अगर टेडपोल खाते हैं इसका मतलब वो कैसा हो गया, हर्बीवोरस। और एडल्ट फ्रॉग क्या है, इंसेक्ट्स को खाते हैं, तो एडल्ट फ्रॉग क्या हो गया, कार्निवोरस। इस मेटामॉर्फोसिस के कुछ की फैक्टर्स देखते हैं, की फीचर्स देखते हैं। लाइफ साइकिल डेमोन्स्ट्रेट ए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन।
फ्रॉग आर एम्फीबियंस मीनिंग दे अडेप्ट लाइफ बोथ वाटर एंड लैंड। तो मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है कि जो फ्रॉग्स हैं जो एम्फीबियन होते हैं तो वाटर और लैंड की दोनों ही लाइफ साइकिल वो जीते हैं, और मेटामॉर्फोसिस पूरी लाइफ साइकिल को जो उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है पूरी लाइफ के अंदर उसको शो करता है। इसमें मेटामॉर्फोसिस में बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के चेंज आते हैं, उसकी एनाटोमी में भी आती है, उसकी फिजियोलॉजी में भी, और उसके हैबिटेट के अंदर भी। अब बच्चों ये तो हो गया अपना सेकंड जो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके बारे में। इसमें अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा, उसके बाद में हमने फर्टिलाइजेशन, जायगोट, एम्ब्रियो, फीटस इनके बारे में पढ़ा, और एक स्पेशल चीज़ पढ़ी अपन ने मेटामॉर्फोसिस। अब हम देखते हैं कि एडवांटेज क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें पता है कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जेनेटिक वेरिएशन को प्रमोट करता है, और ये एनवायरनमेंट की जो अडेप्टेशन है उनको अच्छे तरीके से अडेप्ट कर लेता है, यानी कि एनवायरनमेंट में होने वाले वेरिएशंस को अडेप्ट जल्दी कर लेते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, तो देखो डिसएडवांटेज तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि ये एक स्लोअर प्रोसेस है। इट मीन्स पहले एडल्ट बनेंगे, एनिमल एडल्ट बनने के बाद में रिप्रोडक्शन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन से लेके बर्थ तक का टाइम में उसका डेवलपमेंट होगा, फिर वापस बर्थ होने के बाद में फिर एडल्ट बनेंगे, तो एक लंबी प्रोसेस होती है। और इसमें एक दूसरा क्या है कि 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट भी ज़रूरी है। तो बच्चों ये तो थी अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानकारी। अब हम देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक दिया हुआ है, वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके बारे में आज के समय में हमें जानकारी होना ज़रूरी है। तो देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानकारी होगा तो क्या होगा कि इससे हमें जो एसटीडीज़ हैं, मतलब जो सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज़ है, उनसे बचने की जानकारी होगी। साथ में अपनी बॉडी की प्रॉपर डेवलपमेंट के बारे में जानकारी होगी, और जो कॉमन एसटीडीज़ मतलब कॉमन जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, जैसे कि एड्स हैं, सिफिलिस है, गोनोरिया है, इनके बारे में भी हम बचाव और इनके बारे में जानकारी ले सकेंगे। साथ में ये जो हाइजीन मेंटेन करना, प्रोटेक्शंस यूज़ करना, और मेडिकल चेकअप के बारे में भी हमें इस टॉपिक के अंदर इन चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है, और इसके बारे में जानकारी मिलती है। अब हम देखते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, उन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एनिमल्स में है, जो वो रिप्रोडक्शन करते हैं या तो सेक्सुअली या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो क्या होता है, सिंपल तो है बट उसमें वेरियस डाइवर्सिटी नहीं होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लिकेटेड और एक लंबी प्रोसेस है, लेकिन उसके अंदर वेरिएशन आती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स गैमेट्स फ्यूजन एंड रिजल्ट्स एज जेनेटिक डाइवर्सिटी। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें गैमेट्स का फ्यूजन होता है, जिससे कि सेक्सुअल डाइवर्सिटी आती है, और साथ के साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आती है, और एक क्रूशियल ओवरऑल वेलबींग के बारे में पता चलता है। तो बच्चों ये था अपना चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स क्लास 8 का। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो ब्रीफ रिवीजन है आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कोई भी क्यूरी है इस चैप्टर के बारे में, जो कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट करके आसानी से बता सकते हैं कि सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं उस कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगा और कोशिश करूंगा आपकी उस क्यूरी को कंप्लीट करने की। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें और क्या सुधार हो सकता है, और आपको कौन सी चीज़ समझ में नहीं आ रही। और अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो को शेयर करना
धन्यवाद।